Hello guys, this is Anko Kaushik and you are welcome our channel Pay Per Learn. Today we are going to study about division of Himalayas. In last class, what did we study? We studied origin of Himalayas. Last class में हमने पढ़ा था हिमालयाज का origin कैसे हुआ. ठीक है, origin कैसे हुआ था? प्लेट टेक्टोनिक से हुआ था. 3 फेजेस में origin हुआ था हिमालयाज का. ये हमने पढ़ा. 3 बार थर्स्ट आई थी. क्यों आई थी, कैसा आई थी, वो सब हम पढ़ चुके हैं. तो इसीलिए डिवीजन ऑफ हिमालयाज में 3 मेजर रेंजेस हैं हिमालयाज की. पता होगा आप सबको. ठीक है, 3 मेजर रेंजेस हैं. तो इन्हीं डिवीजन के बारे में हम पढ़ेंगे. लेकिन एक्चुअली क्या है कि सिर्फ ये 3 जो रीजन्स हैं, 3 जो मेजर रेंजेस हैं, ये एक साथ नहीं बनी थी. ठीक है, पहली रेंज बनी, पहली जो हिमालयाज के फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए थे, करोड़ों साल लग गए. जब करोड़ों साल लगे तो क्या होता है कि पहले एक जो रेंज बनने में काफी टाइम लगा. उसके बाद फिर दूसरा थ्रस्ट आने में काफी टाइम लगा. उसके बाद फिर दूसरी थ्रस्ट आई, वो भी टाइम जो मिलियन ईयर्स तक चला, वो भी प्रोसेस. उसके बाद फिर तीसरी थ्रस्ट के लिए प्रिपरेशन हुई. फिर तीसरी थ्रस्ट आई, शिवालिक रेंज. तो ये हर प्रोसेस अपने आप में मिलियन ईयर्स लंबा है, कई लाखों साल का है. समझ रहे हैं? तो क्या होता है कि इतने लंबे टाइम तक कंडीशंस जो चेंज होती रहती हैं. और इसीलिए हिमालयाज के फीचर्स, हालांकि कहने को हिमालयाज हैं, एक ही हैं, लेकिन उनके फीचर्स जो है वो बदलते रहते हैं. हर रेंज में अलग फीचर्स हैं. अब वो फीचर्स क्यों हैं ऐसे, ठीक है, और वो क्या क्या फीचर्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है. जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि जब यूरेशियन आइलैंड से के पास इंडियन प्लेट आ रही थी, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के पास आ रही थी, तो यहां से नदियां आ रही थी. तो इन नदियों का भी कुछ रोल होगा, है ना. इन्होंने भी उन फीचर्स को डेवलप करने में रोल अपना प्ले किया होगा, और किया भी है. यही सब हम पढ़ने वाले हैं. तो चलिए पहला हम क्या पढ़ते हैं. देखिए अब क्या है, डिवीजन स्टार्ट करने से पहले एक चीज है जो मुझे आपको बतानी है कि हिमालयाज जो हैं वो एक्चुअली ऐसे नहीं है कि हाँ भाई हिमालयाज इस तरीके से बन गए. हिमालयाज जो है वो इस तरीके से हैं. इस तरीके से दिखाता हूं मैं आपको भी कैसे. ये देखिए, मैं आपको हिमालयाज का डायग्राम बताता हूं. ये देखिए, ये डायग्राम देखिए. हिमालयाज यहां से, ये नंगा पर्वत है, ये नंगा पर्वत है. ये हमारा नंगा पर्वत है. यहां पर सबसे पहली बार यही बना था. और यहां पे हमारा इधर नामचा पर्वत है, इधर. ठीक है, लेकिन हिमालयाज यहां से खत्म होकर यहां पर शुरू नहीं हो रहे हैं. हिमालयाज इधर भी हैं. ये पोर्शन भी जो है ये भी हिमालयाज का ही है. और ये वाला पोर्शन है ये भी हिमालयाज का ही है. हुआ क्या था कि यूरेशियन प्लेट है हमारी, और इंडियन प्लेट जब इसकी तरफ कोलिजन के लिए जा रही है, तो क्या हुआ, ये प्लेट आगे बढ़ रही है. लेकिन यहां पे भी क्या था, यहां पे भी कुछ प्लेट्स थी अंदर से काम कर रही थी, जो उनके साथ भी इसका फ्रिक्शन हुआ. तो सिर्फ यहां पे रेंज नहीं बनी, इधर जो प्लेट थी, इधर जो प्लेट बाउंड्री थी, उससे भी फ्रिक्शन हुआ और यहां पे भी माउंटेन रेंजेस बनी. जो एग्जांपल है सुलेमान रेंज, किरथार रेंज, सॉल्ट रेंज इन पाकिस्तान. ये सब जो है ये इसका एग्जांपल है. सिंटेक्सियल बैंड बोलते हैं इसको, कि हिमालय जो है वो सीधे, इसीलिए वो यहां से बनी इधर. और ये जो इधर इंडो बर्मीज प्लेट है, जो म्यांमार वाली प्लेट है, उससे भी क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, उससे भी कोलिजन होगा. अरे ये प्लेट जा रही है ऐसा, यहां तो कोलिजन होगा, ठीक है, मान लिया. लेकिन साइड्स में भी प्लेट है, इधर भी प्लेट है और इधर भी प्लेट है दूसरी, उनके साथ भी कोलिजन हुआ. तो इसलिए इधर भी एक विंग निकला और इधर भी एक विंग निकला. इधर वाले प्लेट को हम बताया मैंने आपको, इसको वेस्टर्न फ्लैंक बोलते हैं, जिसमें कि सुलेमान, किरथार और हमारी साउथ रेंज आती है. इधर वाली जो हमारी, ये है हमारी नॉर्थ ईस्ट हिल्स, पूर्वांचल हिल्स जिनको हम बोलते हैं. इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. ये रीजन पाकिस्तान में है, तो हम इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ने वाले. इसको बोलते हैं हम सिंटेक्सियल बैंड्स ऑफ हिमालयाज. इनको क्या बोलते हैं हम, इनको हम बोलते हैं सिंटेक्सियल बैंड्स ऑफ हिमालयाज. ये देखिए सिंटेक्सियल बैंड्स ऑफ हिमालयाज. Western and eastern extremities, the east-west trend of Himalayas range takes a sharp turn southwards.
These sharp bends are called syntaxial bend. इन शार्प बेंड्स को क्या बोलते हैं हम? सिंटेक्सियल बेंड बोलते हैं। आगे क्या कह रहा है ये? दो सिंटेक्सियल बेंड्स हैं, एक वेस्टर्न सिंटेक्सियल बेंड है। मैंने आपको बता दिया कि इंडस रिवर जहां से इंडिया में एंटर होती है उसके वेस्ट में जो रीजन है उसको हम वेस्टर्न सिंटेक्सियल बेंड बोलते हैं। नंगा पर्वत के पास से, नंगा पर्वत के पास ही डीप गोर्ज है जहां पे इंडस रिवर इंडिया में एंटर होती है, उस वहां पे उसको हिमालय को काटती है। उसके वेस्ट में जो रीजन है वो वेस्टर्न फ्लैंक कहलाता है। जो उसका इधर जो हम ईस्ट में आ जाते हैं तो जहाँ पे नामचा बरवा है, नामचा बरवा और क्या है हमारी जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंटर करती है। मैंने कल भी आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो इंडिया में एंटर करती है वो नामचा बरवा की वजह से ही करती है, समझ गए? तो उसके नीचे का जो ईस्टर्न, उसके ईस्ट का जो पार्ट है, जो हिमालय का पार्ट है ईस्ट का, वो हमारा ईस्टर्न फ्लैंक कहलाता है। इतना आपको याद रहेगा। It occurs at the eastern extremity of Himalayas near Namcha Bandwa, Arunachal Pradesh, where mountain ranges turn साउथवर्ड्स आफ्टर क्रॉसिंग ब्रह्मपुत्र। ठीक है, हिमालय ऐसे चलते 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 और साउथ में जाने लगते हैं। यही रेंज फिर आगे चल के सी में सबमर्ज होती है और फिर नीचे जाके निकलती है अंडमान एंड निकोबार के इन दी फॉर्म ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब आइलैंड्स की बात करेंगे। इधर इधर क्या है ये? यहाँ पे इंडस रिवर है, यहाँ पे हमारा नंगा पर्वत है, इसके नीचे का जो रीजन है ये वाला, ये वेस्टर्न फ्लैंक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ जाता है कि ईस्टर्न फ्लैंक और वेस्टर्न फ्लैंक जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, या कहाँ से किसके कौन कौन सी रेंजेस हैं, कौन कौन से जो हिल्स हैं उन या पॉइंट्स हैं उनके बीच में जो है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लैंक्स हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। अगला चलते हैं हम। अब आ जाता है एक चीज आती है ट्रांस हिमालयाज। कल मैंने आपको क्या बताया? कल मैंने आपसे बोला कि ये हमारी इंडियन प्लेट है, ये हमारी यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, ये आगे जा रही है, पता है, बता दिया मैंने आपको इस तरीके से। तो हिमालय जो बने वो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन से बने। जब ये कॉन्टिनेंट बिल्कुल इसके पास पहुंच गया तो जो फ्यूजन हुआ उसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स बने। लेकिन दो चीजें यहां पे भूलनी है। यहां पे है टेथिस सी, टेथिस सी, और सी में हमेशा सेडिमेंट्स होते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि जो रिवर्स हैं, एंटीसीडेंट रिवर्स, जो हिमालयाज के ओरिजिन से पहले से रिवर्स हैं वहां पे ऑलरेडी, इन रिवर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम ड्रेनेज में। ये जो रिवर्स हैं, ये रिवर्स का काम क्या होता है? सेडिमेंट्स लाना। वो पीछे जो पहाड़ है, माउंटेन रेंज, उनसे सेडिमेंट्स ला रही हैं, वो सेडिमेंट्स भी यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। और क्योंकि यूथफुल रिवर्स हैं, इनका स्लोप बहुत अच्छा है, तो ये सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा ला रही हैं। तो ये सेडिमेंट यहाँ पे है। तो क्या हुआ? कॉन्टिनेंटल मास, जो इंडिया का कॉन्टिनेंटल मास है, वो यहां पहुंच के हिमालयाज का ओरिजिन करता, उससे पहले ही जो जो सी में ऑलरेडी जो सेडिमेंट्स थे, यहां पे ऑलरेडी जो सेडिमेंट्स थे इधर सी में, वो इतने ज्यादा थे कि दो तीन रेंजेस तो उनसे ही बन गई। समझ रहे हो? कॉन्टिनेंटल मास इस कॉन्टिनेंटल मास से आगे कोलिजन करता, हिमालयाज का फॉर्मेशन होता, उससे पहले ही इन सेडिमेंट्स की वजह से दो तीन रेंजेस बन गई। वो रेंजेस, उन रेंजेस को हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज। उनमें हमारी आती है काराकोरम, आती है लद्दाख, आती है जस्कर रेंज आती है। क्वेश्चन आ जाता है काराकोरम, लद्दाख, जस्कर रेंज जो है, इनको क्रोनोलॉजी में सेट किए तो आपको ये इसी तरीके से याद होनी चाहिए। देखिए, ये हमारी रेंजेस, ये हमारी काराकोरम रेंज है, ये हमारी लद्दाख रेंज है, और ये हमारी जस्कर रेंज है। ज्यादातर जो क्वेश्चन रिपीट होता था वो होता है कि काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, और यहां पे हमारी पीर पंजल रेंज है। इनको नॉर्थ टू साउथ ऑर्गेनाइज कीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो ये आपको सीक्वेंस आपको याद रखनी है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हिमालय जा रहे हैं। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, आएंगे यहां पर भी। यहां तक समझ आया? चलिए अब आगे चलते हैं। ट्रांस हिमालयाज हमारे हो गए। ट्रांस हिमालयाज के बारे में आपको समझ आ गया कि क्या हुआ। ये कॉन्टिनेंट इससे पहले यहां पहुंचता, कॉन्टिनेंटल कोलिजन होता, हिमालयाज का फॉर्मेशन होता, उससे पहले जो ऑलरेडी सेडिमेंट्स थे सी में, और वो सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा थे। क्यों थे? क्योंकि नदियां जो सेडिमेंट्स ला रही थी, तो इसलिए दो तीन रेंजेस पहले ही बन गई। ट्रांस हिमालयाज उनको हम बोलते हैं। हिमालय के पहले ही, हिमालय बनने से पहले ही एक दो माउंटेन रेंजेस का ओरिजिन हो गया, उनको हम ट्रांस हिमालयाज बोलते हैं। काराकोरम, लद्दाख और जस्कर इसी का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हिमालयन माउंटेन रीजन पे। हिमालयन माउंटेन रीजन को बेसिकली तीन रेंजेस में डिवाइड किया गया है। हम जो करेंगे, इसका दो तरीके से हमें डिवीजन पढ़ना है। एक तो हो गया, देखो, तीन, ट्रांस हिमालय छोड़ दो, वेस्टर्न फ्लैंक भी छोड़ दो,
अभी के लिए वेस्टर्न फ्लैंक हमें नहीं पढ़ना, ट्रांस हिमालयाज भी अभी के लिए छोड़ दो। उसमें बस यही ध्यान रखना है कि 3 मेजर रेंजेस हैं, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, इतना ही याद रखना है। कश्मीर वैली जो है वो जस्कर और पीरपांचल के बीच में, ये भी याद रखना है, ये नोट्स में आपको मिल जाएगा। समझ आ रहा है? तो मेजरली 3 रेंज है, ये हमारी ग्रेटर हो गई, शिवालिक हो गई, और सॉरी लेसर हो गई और शिवालिक हो गई। एक डिवीजन तो हमें ये पढ़ना है, ठीक है। दूसरा डिवीजन क्या करना है कि देखो, जो पीछे मैंने आपको क्या बताया कि जब हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ उससे पहले से रिवर्स आ रही थी, ये कंसेप्ट यहां पे समझना बहुत जरूरी है। देखो, हिमालयास का ओरिजिन हुआ उससे पहले रिवर्स तो थी यहां पे, तो वो रिवर्स आ रही है, कहां जाएंगी, कहां जाएंगी? या तो वो यहां से इधर मुड़ जाए, कुछ मुड़ी भी, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन क्या हुआ क्या ज्यादातर कि जहां उन्हें रास्ता मिला उन्होंने इन रेंजेस को काटना स्टार्ट किया, कट करना स्टार्ट किया, इन रेंजेस को उन्होंने कट करना स्टार्ट किया। मैंने क्या बताया, हिमालयास का फॉर्मेशन मिलियंस ऑफ ईयर्स चला। हिमालयास जो हर साल जो उनका इंक्रीज होता है हाइट में, वो 1 या 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर होता है। इतना काटना, इतने सेडिमेंट्स को काटना नदियों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हिमालयास उठते गए, अपने रास्ते में से उनको काटती रही, जरूरी नहीं यहां सीधा सीधा ही, जहां भी कोई ऐसे गई, कोई ऐसे गई, कोई किधर गई, उस तरीके से जहां भी उनको जगह मिली। जैसे ब्रह्मपुत्र यहां से घूम के इधर आ गई, है ना, तो वो अपना रास्ता बनाती गई, साइड साइड से हिमालय उठते गए, बीच में से नदी चलती रही। तो नदी अपने बेस पे ही रही, क्योंकि जो भी सेडिमेंट वहां इकट्ठा होता था उसको नदी बहा के ले जाती थी। जो भी सेडिमेंट वहां पे डिपॉजिट होता था उसको जो रिवर्स है वो फ्लो अपने साथ बहा करके ले जाती थी, आगे जाकर डिपॉजिट कर देती थी। कहां पे? यहां जहां हम खड़े हैं दिल्ली में, नॉर्दर्न हम प्लेन्स जो है हमारे, वहां पे, ये भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये ले जाती थी, तो क्या हुआ, गॉर्जेस बनी, गॉर्जेस बनी। गॉर्जेस क्या होती है कि 2 पहाड़ हैं, उनके बीच में से बेस जो है वहां से नदी बह रही है। तो नदी ने अपना रास्ता बदलने की जगह उस पहाड़ पहाड़ अपलिफ्टमेंट होता रहा, साथ साथ नदी जो है उतना सेडिमेंट काटती रही, हर साल अपना रास्ता बनाती रही। तो गॉर्जेस का डेवलपमेंट हुआ। उन गॉर्जेस के बेसिस पे हमने हिमालयास को रीजन्स में भी, रीजनली भी डिवाइड किया हुआ है, और वो रीजन्स के बारे में भी हमें पढ़ना है। समझ आया? तो बेसिकली पहले 3 रेंजेस हैं। सबसे पहली ग्रेटर रेंज है हमारी, ग्रेटर हिमालय जिसको हम बोलते हैं, दूसरी हमारी लेसर हिमालय है, और तीसरी हमारी आउटर हिमालयाज है। समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं ग्रेटर हिमालयाज पे। ग्रेटर हिमालयाज की एवरेज हाइट जो है 6100 मीटर्स है। एक्सटेंट इंडिया कितना है, 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 2500 किलोमीटर भी दिया हुआ है, ठीक है। कहां से कहां तक इनका एक्सटेंट है, नंगा पर्वत से नामचा बरुआ। 5-6 बार कल बताया, दूसरी बार आज बता रहा हूं, अभी 2-3 बार और बताऊंगा, याद रखना है। क्वेश्चन आता है, नामचा की स्पेलिंग NAMCH है, नामचा बरुआ। क्वेश्चन आता है कि इन माउंटेन रेंजेस को क्रोनोलॉजिकली ईस्ट या वेस्ट टू ईस्ट आप इसको सेट कीजिए, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में सेट कीजिए। तो एक क्या होता है, नामचा बरुआ होता है इधर, और लास्ट वाला क्या होता है, तो इधर जो होता है नंगा पर्वत होता है, इधर जो होता है नामचा बरुआ होता है। बीच में मान लीजिए डाल दिया ये डाल दिया हमारा माउंट एवरेस्ट डाल दिया, या बीच में कुछ और डाल दिया, कोई भी माउंटेन रेंज डाल दी, तो आपको पता होगा कि ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट तो हमारा नंगा पर्वत है, और ईस्टर्न मोस्ट हमारा नामचा बरुआ है। कम से कम इतना तो पता रहे, और माउंट एवरेस्ट बीच में आता ही है। इतनी रेंजेस के बारे में हम पढ़ लेंगे कि हमें पता चल जाए, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो अटेम्प्ट हो जाएगा आसानी से, ठीक है, समझ आया? इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो ग्रेटर हिमालय का एक्सटेंट कितना है, 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर इज द एक्सटेंट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज, एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम नंगा पर्वत टू नामचा पर्वत, ये याद रखना है। ग्रेटर हिमालयाज की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो मैंने कल आपको जिसका रीजन सहित समझाया था, वो ये है कि आर्कुएटेड है और कॉन्वेक्स है टुवर्ड्स साउथ। इसका रीजन मैंने कल आपको बता दिया था कि जब इंडियन प्लेट आई, इसने इसको पुश किया, इंडियन प्लेट ने इस रीजन को पुश किया, सेडिमेंट्स ने इसको पुश किया, लेकिन यहां पे तिब्बतन प्लेट्यू था, तिब्बतन प्लेट्यू था। तिब्बतन प्लेट्यू इज प्री कैम्ब्रियन हार्ड रॉक, ये हार्ड रॉक से बना हुआ है, ये पीछे नहीं हटा, तो क्या हुआ, सेडिमेंट्स ही पीछे हट गए और कर्व टाइप बन गया। समझ आया?
लास्ट क्लास में समझा दिया था ये। तो इसलिए कॉन्वेक्स है और कर्व्ड है, याद रखिएगा। बहुत ही ऊंचे ऊंचे यहाँ पे पीक्स होते हैं। जनरली क्या है कि जितने भी ऊंचे पीक्स हैं, जो सबसे ऊंचा है कौन सा, हमारा माउंट एवरेस्ट, सेकंड हमारा कंचनजुंगा है, इंडिया का हाईएस्ट पीक कंचनजुंगा है, ठीक है। ये सॉरी गोंडवी नास्टिंग, थर्ड पे है कंचनजुंगा। ये तीनों ही या चारों ही जितने भी ऊंचे पीक्स हैं वो सब जो है वो वेस्टर्न हिमालयाज में ही मिलते हैं। ईस्टर्न हिमालयाज में ज्यादातर जो पीक्स हैं वो उतनी हाइट उनकी नहीं अटेन कर पाए। क्यों क्यों रीजन कल मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं कि जब पहली थ्रस्ट आई तो ठीक है, वेस्टर्न हिमालयाज जो हमारे ये वाले रीजन का ओरिजिन हो गया। लेकिन जब दूसरी थ्रस्ट आई तब भी क्या हुआ, ये ऑलरेडी टच कर चुका था ये रीजन, तो क्या हुआ, और ज्यादा इस रीजन को पुश मिला और सेडिमेंट्स और ज्यादा स्क्वीज हुए, और इन जो ये वाले माउंटेन्स हैं इनकी हाइट और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि सेडिमेंट्स का पीछे से पुश मिला। समझ रहे हो ना, समझ गए। चलिए, डीपेस्ट गॉर्जेस मिलती हैं इसमें, ऑब्वियस सी बात है, जब इनकी हाइट ज्यादा तो गोर्ज की डेप्थ भी ज्यादा ही होगी। ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं यहाँ पर, सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स जो मिलेंगे वो ग्रेटर हिमालयाज में ही मिलते हैं। अगर बोला जाए कि पोलर रीजन के बाद सबसे ज्यादा रीजन ग्लेशियर कहां मिलते हैं, तो ग्रेटर हिमालय उनमें से एक जगह है। आइस कैप्स भी मिलती हैं यहां पर, और एक चीज और, पीक्स आर वेरी शार्प। पीक्स जो है वो बहुत शार्प है यहां पर। क्यों, क्योंकि जो पहाड़ हैं, मान लीजिए यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है, यहाँ पे ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर पानी क्या होगा, बह कर आएगा तो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के जाएगा। ऐसे ही दूसरी तरफ भी होगा, अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के जाएगा। तो ये क्या होता है, इन पीक्स की विड्थ कम हो जाती है और ये ऊंचे तो उतनी हाइट उतनी रहेगी लेकिन ये थोड़े स्लिम दिखने लगते हैं, शार्प पॉइंटेड दिखने लगते हैं। समझ आए। तो ड्यू टू इरोजन बाय रिवर्स। ठीक है, यहां तक समझ आया। चलिए अब आप अपना चलते हैं लेसर हिमालयास की तरफ। लेसर हिमालयास पे आए, अभी सुनो, अभी जब इसका रीजनल डिवीजन होगा तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। अभी जो रीजन्स के बारे में, किस रीजन में क्या मिलता है, किस रीजन में कौन सी क्रॉप होती है, किस रीजन में कितनी बारिश होती है, ये सब तो अभी आने वाला है। ये तो बस एक अभी ट्रेलर चल रहा है। देखो जरा, एवरेज हाइट इनकी है 3400 से 3800 टू 4000 मीटर इनकी एवरेज हाइट है। अब देखो, इंदस से लेकर दिहंग तक, इधर कोने में इंदस है और इधर कोने में, ईस्टर्न कोने में दिहंग है, वहां तक हमारे लेसर हिमालयास का एक्सटेंट माना जाता है। हमने उसको लेसर हिमालयास माना है। मेन रेंजेस कौन कौन सी इनकी, पीर पंजल, धौलाधार और नाग टिब्बा, ये जो है ये इसकी मेन रेंजेस है। मसूरी भी इसी में आती है, मसूरी रेंज भी लेसर हिमालयास का ही पार्ट है। नेपाल में इनको महाभारता रेंज के नाम से जाना जाता है, इनको लेसर हिमालयास को। अभी पढ़ेंगे नेपाल हिमालयास के बारे में भी। नॉर्थ ईस्ट में मिश्मी, मिरी, डफला, अबोर, पटकाई बूम के नाम से जाना जाता है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे होगा भी एक डायग्राम भी होगा। ये देखिए, ये रहे हमारे, ये रहा ना, डफला हिल्स, मिरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिश्मी हिल्स, और ये हमारा पटकाई बूम। ये ठीक है, नॉर्थ में इनको इन नामों से, डफला, मिरी, अबोर, मिश्री, इन नामों से जाना जाता है। समझ आया। अभी इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में भी हमें डिटेल पढ़ना है, उनकी लैंग्वेज के बारे में डिटेल में पढ़ना है, पढ़ने वाले सब पढ़ेंगे। अच्छा, रीजनल डिवीजन हो गया। लेसर हिमालयास के बारे में हो गया सब कुछ। अब आ जाते हैं हम, हाँ देखो, लेसर हिमालयास के बारे में एक और चीज जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि सदर्न पार्ट ऑफ लेसर हिमालयास आर डेंसली फॉरेस्टेड। ये कंसेप्ट मुझे थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। होता क्या है, देखो ये बोर्ड है तो इस पे मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन अभी समझिए, ये हमारा नॉर्थ, इधर हमारा पोल है, नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ, इधर हमारा इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर इधर है तो सनरेज ज्यादा कहां पड़ेंगी, अगर ये प्लेन होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सनरेज ज्यादा यहां पड़ेंगी क्योंकि ये हिमालय है, यहां पे है, तो यहां पे इतना ज्यादा नहीं हो पाएंगी सनरेज, हो पाएंगे, है ना, ऐसा होगा। तो जनरली हिमालयास के साथ ये होता है कि हिमालयास का जो साउथ फेसिंग स्लोप है, जो हिमालय का सॉरी इक्वेटर फेस कर रहा है, जो स्लोप इक्वेटर फेस कर रहा है जिसको हम सदर्न स्लोप बोलते हैं। अरे ये हिमालय, अगर ये बोर्ड हिमालय है
और आप इक्वेटर हो और इसके पीछे तिब्बत प्लेट्यू है, तो पीछे वाला जो बोर्ड के पीछे वाला हिस्सा जो होगा वो नॉर्दर्न फेस नॉर्थ फेसिंग होगा और ये वाला हिस्सा साउथ फेसिंग होगा कि नहीं होगा? इंडिया का एक्सटेंट क्या है 37 से और नीचे 6 डिग्री तक है ना, तो ये यहाँ पे जो है इसके पीछे वाला हिस्सा नॉर्थ है, इधर वाला साउथ है। तो यहाँ पे अगर इंडिया है, ये अगर हिमालयाज है और आप 6.4 डिग्री पे बैठे हो 6 डिग्री 4 मिनट पे, तो ये सदर्न हिस्सा होगा, सदर्न फेस होगा। सदर्न फेस पे सन ज्यादा शाइन करता है क्योंकि वो इक्वेटर से, जब सन जो है इक्वेटर से राइज करेगा, इक्वेटर से जब सन राइज करेगा तो यहां धूप पड़ेगी लेकिन इसके पीछे नहीं पड़ती, कहते हैं छाया हो जाती है, परछाई हो जाती है। तो इसलिए जब धूप होगी तो यहाँ वेजिटेशन भी ज्यादा होगा, बारिश भी ज्यादा होगी, और मानसून विंड्स भी जो आती है वो भी इधर से ही आती है, यहीं पे ज्यादा बारिश होती है। समझ आया? तो इसलिए वेजिटेशन भी यहाँ पे ज्यादा होता है। डेंस फॉरेस्ट भी इसी तरफ होते हैं सदर्न स्लोप पे, नॉर्दर्न स्लोप पे नहीं होता। नॉर्दर्न स्लोप इज देखा जाए तो बैरन है, देखा नहीं आपने लद्दाख क्यों है? कोल्ड डेजर्ट है ना, क्यों है? क्योंकि वहां तक ना सनराइज पहुंच पाती ना वहां तक मानसून विंड्स पहुंच पाती हैं। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने शिवालिक्स पर। लास्ट रेंज है ये, लास्ट रेंज थी ये, थर्ड रेंज है। एवरेज हाइट इनकी 600 टू 800 मीटर से कोतवार बेसिन से कोसी रिवर तक इनका एक्सटेंट है। ठीक है, डाइसेक्टेड बाय रिवर्स। क्या हुआ था कि यहां पे ये पॉइंट क्यों डाला गया डाइसेक्टेड बाय रिवर्स? यहां पे पॉइंट इसलिए डाला गया है कि अभी मुझे आपको दून पढ़ाना है। हाँ, दून वैली आ गया ना। देखो हुआ क्या था, मान लीजिए ये हमारे ग्रेटर हिमालयाज है, ये हमारे लेसर हिमालयाज है। ठीक है, इनका फॉर्मेशन हो चुका है। अब क्या हुआ, यहां से इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ शिवालिक सा, लेकिन पीछे से नदियां तो अभी भी आ रही हैं, आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, और प्रोसेस भी स्लो हो चुका है ये वाला। तो नदियां यहां पे क्या हुआ, पानी इकट्ठा होने लगा यहां पे, ये पानी यहां पे इकट्ठा होने लगा और यहां पे लेक्स बन गई बड़ी बड़ी। अभी बताऊंगा इसका रीजन। कश्मीर वैली भी ऐसी बनी थी, यहां पे क्या हुआ, लेक्स बनी। अब जब लेक्स बनी तो लेक्स में नदियां पीछे से पानी लाती थी, लेकिन अगेन पानी के साथ सेडिमेंट्स भी तो लाएंगी कि नहीं लाएंगी? सेडिमेंट्स भी लाई ना। तो धीरे 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 क्या हुआ कि इन लेक्स में पानी तो कम रह गया और सेडिमेंट्स फिलअप हो गई। एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, जो हमारा भाखड़ा नागल डैम है, जितने भी हमारे डैम्स होते हैं इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से हमारे डैम्स होते हैं। यहां पे पानी आ रहा है, ठीक है, नदी पीछे से पानी ला रही है, यहां पे हमने पानी रोक लिया, झील बन गई। लेकिन 10 20 50 साल बाद इतना ज्यादा सेडिमेंट्स ऊपर से आता है, नदियां लेकर के आती हैं कि इन डैम्स में आधे से ज्यादा, बल्कि मैं तो कहता हूं कुछ ही मीटर इसकी हाइट बची है पानी के लिए, बाकी सब सेडिमेंट भर चुका है, जितने भी बड़े बड़े डैम्स हैं। यही यहां पे हुआ, यही जो है यहां पे हुआ। यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो शिवालिक जब बन रही थी, पीछे लेक्स, पानी पीछे इकट्ठा होने लगा। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, अब पानी को इकट्ठा होने की जगह तो मिल नहीं रही, पानी को यहाँ पे इकट्ठा होने की जगह नहीं मिल रही। यहाँ पे क्यों हुआ पानी इकट्ठा, यहाँ पे गहराई थी, यहाँ पे गहराई थी, यहाँ पे माउंटेन रियलाइज कर रहे थे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है गहराई होगी। जब यहाँ गहराई थी तो यहाँ पानी इकट्ठा हुआ, पानी वो सेडिमेंट्स लाया, धीरे धीरे वो सेडिमेंट्स इतना फिलअप हो गए, धीरे धीरे वो सेडिमेंट्स यहाँ पे इतना फिलअप हो गए, यहाँ पानी भरने की जगह ही नहीं मिली। अब वो नदियां आगे इस रेंज को काटकर आगे बढ़ने लगी। तो ये रीजन जो डाइसेक्टेड हो गया बाय रिवर्स। लेकिन यहां पे जो पानी अब रहा नहीं, पानी के लिए जब जगह नहीं बची तो पानी नहीं रहा। यहां पे क्या है, यहां पे सेडिमेंटेशन हो गया, ये वैली जो ये फिल हो गई बाय सेडिमेंट्स, और ये सेडिमेंट्स जो ये ऊपर से आए हैं पहाड़ों से, तो इसका मतलब मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है। इन सेडिमेंट्स में सैंड भी है, क्ले भी है, कुछ छोटे मोटे पत्थर भी है, और ये जो मिट्टी है ये पोरस है, मतलब पोरस मतलब पानी जाने की जगह है। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्स मिक्सअप है, हर तरीके का इसमें सेडिमेंट है। सैंड भी है, सैंड भी पोरस होता है, जो पत्थर होते हैं कंकड़ उनके बीच में पानी भर जाता है, वो भी पोरस होते हैं। तो क्या हुआ, यहां पे वैलीज बन गई, और इन वैलीज को हम क्या बोलते हैं, कहां पहुंच गए, सॉरी, हाँ, वैलीज, इन वैलीज को हम क्या बोलते हैं, इन वैलीज को हम बोलते हैं दून वैलीज।
दून, देहरादून का नाम सुना है? वो ऐसे ही बना है, देहरादून ऐसे ही बना है। कश्मीर भी एक दून वैली है, अभी बताऊंगा दून्स के बारे में डिटेल में, लेकिन फिलहाल यही याद रखो कि जो शिवालिक है हमारे वो फ्रेगमेंटेड है बाय रिवर्स। डेंसली फॉरेस्टेड मैंने बता ही दिया क्यों है। डेंसली फॉरेस्टेड ये एरिया ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिसको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, वो यहाँ पे पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगली बात क्या है, शिवालिक्स को जब कश्मीर वाला रीजन है, ये मानो ये हमारा ये ग्रेटर है, ये लेसर है, ये शिवालिक्स है, तो जो कश्मीर वाले रीजन में कुछ अगर शिवालिक हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जम्मू और कश्मीर उनको हम जम्मू हिल्स बोलते हैं, ठीक है। और चूड़िया घाट बोलते हैं इनको नेपाल में, चूड़िया घाट इनको नेपाल में बोलते हैं, समझ आया, ये याद रखना है। इन असम दे मर्ज विद लेसर हिमालय एज देयर इज नो वैली बिटवीन। मैंने आपको कल क्या बताया था कि लास्ट में क्या हुआ था, लास्ट में क्या हुआ था, यहां से फोर्स ये तो आगे तो बढ़ नहीं पा रही है, आगे तो पुश मिल रहा है सेडिमेंट्स को, ठीक है मिल रहा है, उनकी ऊंचाई बढ़ रही है, लेकिन ज्यादा फोर्स यहां पे आ गई, सारा जो फोर्स है पिछले को धक्का दे रहा है, यहां पे खाली जगह है तो यहीं पे लगेगी ना ज्यादा फोर्स, तो क्या वो एकदम से फोर्स लगी, सारी फोर्स यहीं पे लगी, तो ये जो होगा क्या होगा, यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस है ना उनको जगह नहीं मिली, उनको टाइम नहीं मिला वो अपलिफ्ट होने के लिए, तो वो एक दूसरे में मर्ज हो गई। तो ये जो माउंटेन रेंजेस जो यहाँ पे ग्रेटर हैं, लेसर हैं और शिवालिक्स हैं, आगे जाकर के एक दूसरे में मर्ज हो रही हैं, इस तरीके से, समझ आया, ठीक है। चलिए, तो क्या है, यही लिखा असम में दे मर्ज विद लेसर हिमालय एज देयर इज नो वैली बिटवीन देम, क्योंकि उनके बीच में वैली तो कोई है नहीं, कोई भी सिग्निफिकेंट वैली, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में। आगे चलते शिवालिक हमारे खत्म हो गए। अब देखो लेसर और शिवालिक के बीच में दून्स मिलते हैं, मैंने बताया कैसे बने दून्स, कैसे बने थे, नदियां सेडिमेंट्स ला रही थी, यहां पर ये लेसर है, यहां पे ये वैली है, इधर जो है अपलिफ्टमेंट हो रहा है, यहां पे सेडिमेंट्स इकट्ठा होने लगे, पहले पानी भरा फिर सेडिमेंट्स इकट्ठा होने लगे, पानी निकल गया सेडिमेंट्स रह गए, पानी आगे इनको काट के निकल गया, सेडिमेंट्स रह गए यहां पर, है ना, तो वो क्या हुआ, उस सेडिमेंट से क्या हुआ, हमारा वैलीज बनी, उन वैलीज को हम दून वैलीज बोलते हैं, समझ आ गया, उन वैलीज को हम दून वैलीज बोलते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय लेकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स, लेकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स का मतलब लेक के डिपॉजिट्स जो होते हैं, जब कोई नदी लेक बनाती है तो वो सेडिमेंट्स उस लेक में डिपॉजिट करती रहती है, ये फीचर है एक नदी का, कोई भी नदी अगर लेक बनाएगी तो वो सारे सेडिमेंट्स उस लेक में डिपॉजिट होते रहेंगे। रीजन भी, रीजन क्या है इसका, रीजन है कि इसकी जब जितना ज्यादा पानी का फ्लो होगा उतनी ज्यादा उसकी कैरिंग कैपेसिटी होगी, और पानी का फ्लो जितना कम होगा उतनी कम उसकी कैरिंग कैपेसिटी होगी, समझ आया। इसीलिए जहां से जो नदियां स्टार्ट होती हैं पहाड़ों से, यहां से वो क्या करेंगी, सेडिमेंट्स अपने साथ लेके चलती हैं, मिड में जब वो पहुंचेंगी यूपी बिहार में तो उनकी क्या होती है, उनकी स्पीड कम हो जाती है पहले से बहुत, तो वो सेडिमेंट्स यहां पे इकट्ठा करना, यहां पे छोड़ना, डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती हैं, समझ गए। और जब एंड में पहुंचेंगी वो बंगाल के आगे तो क्या होगा, उनकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाएगी, तो यहां पे वो सारे ही सेडिमेंट्स छोड़ देंगी, डिपॉजिट कर देंगी, और क्या बनते हैं हमारे, हमारे क्या बनेंगे, हमारे डेल्टास बनेंगे, डेल्टास बनेंगे हमारे, अभी पढ़ना हमें डेल्टा, इसलिए बताया अभी रीजन, ये थोड़े टाइम बाद हमें डेल्टा पढ़ना है ना, इसलिए समझाया ये, तो समझ आया। तो जब लेक होगा तो क्या हुआ, अब लेक हो गई है, मान लीजिए नदी आई यहां से, यहाँ पे जगह मिल गई है, लेक है, सारा पानी यहाँ पे रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा, तो क्या होगा, जितने भी सेडिमेंट्स हैं वो नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे, वो नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे, धीरे धीरे टाइम के साथ ये लेक भरती रहेगी और पानी निकल जाएगा सारा। इसका एग्जाम्पल है कश्मीर में वूलर लेक और डल लेक, वो ऐसे ही लेक है, लेक्स के रिमिनेंट्स बचे हुए हैं, समझ आया। पहले लेक्स बहुत कितनी बड़ी होंगी अंदाजा लगा लो, चले ठीक है। आगे क्या कह रहा है दून वैलीज के बारे में, दून वैलीज फॉर्म बाय लेकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स, क्या क्या होता है उसमें, कॉन्ग्लोमेरेट्स होते हैं, छोटे बड़े पत्थर, पेबल्स बहुत छोटे पत्थर, सैंड होता है, सिल्ट होता है, और क्ले भी इसमें होती है, इसलिए पोरस होते हैं, और इनमें पीछे से क्या होता है, जो न्यूट्रिशन लाया होता है वो सब इस मिट्टी में होता है, बहुत ही फर्टाइल होती है। बासमती राइस के लिए फेमस होती है ये जगह, बासमती राइस। ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स की क्रॉप हो सकती है, मेज,
मेज की प्लांटेशन, मेज यहाँ पे ग्रो की जा सकती है। लीची एंड मैंगो भी यहाँ पर ग्रो किए जा सकते हैं। ये सब चीजें याद रखनी है आपको। समझ आ गया? हाईली फर्टाइल सोइल विच इज पोरस इन नेचर, पानी रिटेन कर सकती है सॉइल ये। देहरादून पटकाई बूम, देहरादून पटकाई बूम, पटकाई बूम सॉरी पटकाई दून एंड कोठारी दून आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच दून। समझ आया? समझ आया? बंगाल में इनको हम द्वार्स बोलते हैं, इस तरह की वैली को, और ये लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है। होता क्या है, इन दून्स के बारे में बता रहा हूं मैं। ये हमारे ग्रेटर हिमालयाज है, ये हमारे ग्रेटर हिमालयाज है। ग्रेटर हिमालयाज की विड्थ काफी ज्यादा है। उसके बाद फिर ये हमारे क्या है, लेसर हिमालयाज है। उसके बाद फिर हमारे ये हमारे क्या है, ये हमारे शिवालिक्स है। तो इनके बीच में इस तरह की वैलीज मिलती है, यहाँ पे दून्स, इनके बीच में दून्स मिलते हैं कहीं कहीं पे। उत्तराखंड में तो है ही दून, बंगाल में इनको द्वार्स बोलते हैं। लेकिन हुआ क्या, ये लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है लंबी लंबी, लेकिन इन दो रीजन्स के बीच में भी दून्स हैं। इन दो रीजन्स के बीच में भी दो लॉन्गिट्यूडनल वैली हैं। इधर है हमारी कश्मीर और इधर हमारी काठमांडू। अभी मैंने आपको ट्रेलर देखे जो आगे आने वाला है। समझ आया? थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है? दून्स फॉर्मेशन समझ आ गए, दून्स कैसे बनते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक समझ आया। बहुत ही फर्टाइल लैंड है। क्रॉप्स कौन कौन सी हो सकती हैं यहाँ पे, ये भी मैंने बता दिया, मेजर क्रॉप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया था, ये भी हो गया था। ठीक है, अब आ जाते हैं रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। रीजनल डिवीजन में क्या है, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। मैंने आपको क्या बताया कि नदियां जो थी, जो पहले से काम कर रही थी, वो नदियां क्या कर रही थी, जो नदियां पहले से थी वो पहाड़ों को, पहाड़ अपलिफ्ट हो रहे थे, लैंड जो अपलिफ्ट हो रही है, लेकिन नदियां उसको, जगह को काट के अपना रास्ता बना रही हैं। तो गोर्जिस बनी। उन गोर्जिस के बेसिस पर हमने हिमालय का रीजनल डिवीजन किया है। ये हमारा हो गया कश्मीर हिमालय, पंजाब, इसको हम पंजाब हिमालय भी बोल देते हैं। ठीक है, कहां से कहां तक, इंदस और सतलुज के बीच में। इसके बाद फिर हमारा आ गया कुमाऊं हिमालय, इधर से ये वाला पोर्शन जो पूरा काली और सतलुज के बीच में। फिर हमारा आ गया नेपाल हिमालय, ये वाला रीजन काली और तीस्ता के बीच में। इसके बाद हमारा आ गया ये वाला रीजन, ये असम हिमालय इनको हम बोलते हैं, दिहंग और तीस्ता के बीच में, तीस्ता और दिहंग के बीच में। ये सब आपको अभी मैं लिखा हुआ सिखाऊंगा, अभी से आप देख लीजिए कि इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन है। अब ये जो रीजन है, ध्यान से सुनना, इसमें ट्रांस हिमालयाज का हिस्सा भी आ गया, इसमें ग्रेटर हिमालयाज का हिस्सा भी कुछ आ गया, इसमें लेसर हिमालयाज का हिस्सा भी आ गया, और इसमें शिवालिक्स का भी कुछ हिस्सा आ गया। तो सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बताया जाएगा। अगले रीजन में भी ऐसे ही होगा, इसमें भी ऐसे ही होगा, इसमें भी ऐसे ही होगा। तो इनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो चीजें मैं बताई जाएंगी, और क्यों हो रहा है उनका रीजन भी समझाया जाएगा। ठीक है, इस मैप को आप 2 मिनट देखिए। तो सबसे पहले जो हमारा रीजन है वो है हमारा पंजाब या कश्मीर हिमालय, जिसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय, या इसको कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। देखो पीछे जाते हैं साइड पे, ये देखिए कहां से कहां तक मैंने भी आपको बताया, बिटवीन इंडस गोर्ज एंड सतलुज गोर्ज, याद रखना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद 560 किलोमीटर इसकी विड्थ है, एक्सटेंट है। 100 सेंटीमीटर यहाँ पे रेनफॉल होती है। एक बात ध्यान रखना, अभी आगे बताऊंगा, वेस्टर्न हिमालय में रेनफॉल कम होती है, ईस्टर्न हिमालय में रेनफॉल ज्यादा होती है। ठीक है, अभी आगे बताएंगे। टेम्परेचर यहाँ पे 6 से 8 डिग्री समर में रहता है, एंड 14 टू 16 डिग्री टेम्परेचर इज इन विंटर। विंटर्स में यहाँ पे 14 टू 16 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। कश्मीर वैली जो है वो इसी रीजन में है, जस्कर और पीर पंजल रेंज के बीच में पड़ती है। कश्मीर रीजन जो हमारा वो जस्कर और पीर पंजल के बीच में पड़ता है। कश्मीर के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स फिल्ड बाय झेलम इन दिस वैली, ऑल्सो ए दून। जी हाँ, कश्मीर भी एक लॉन्गिट्यूडनल वैली है, जैसे दून होती है। कश्मीर भी एक लॉन्गिट्यूडनल वैली ही है, जैसे दून होते हैं। लेकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स है यहाँ पे, मतलब पहले यहाँ पे लेक थी और वो लेक फिर बाद में भर गई,
कौन सी नदी थी यहाँ पे? झेलम। डल और वूलर लेक इसका एग्जाम्पल है। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या हुआ, कश्मीर की जो सॉइल है वो थोड़ी सी अलग है बाकी दून से। कश्मीर की सॉइल में करेवास हैं, कुछ रीजन करेवा वाले रीजन है, और करेवा रीजन मिलते हैं यहाँ पे जो कि सेफ्रन कल्टीवेशन के लिए बहुत जरूरी है। ये सॉइल बहुत ज्यादा ड्रेन्ड है। ड्रेन्ड मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा से पानी आता जाता रहता है, पोरस है, तो पानी आएगा भी चला भी जाएगा, सॉइल के अंदर से ही सॉइल अपना मॉइस्चर रिटेन करके रखेगा। ठीक है, पोरस इन नेचर, कोर्सर मटेरियल भी है इसमें, मोटा मटेरियल भी है, सिल्ट भी है, सैंड भी है, पेबल्स भी हैं, छोटे पत्थर भी हैं। रिच इन ह्यूमस एंड नाइट्रोजन, ह्यूमस में तो है ही क्योंकि जानवर मरते रहते हैं तो ह्यूमस आई जाती है, ऊपर से पहाड़ों से भी नदियां जो जानवर के रिमेन्स लाती रहती हैं, और नाइट्रोजन भी इसमें ऊपर से मिनरल्स में आती रहती है, पहाड़ों से आ रहा है ये सब। ठीक है, ब्लैकिश इन कलर। ठीक है, ये जो ब्लैकिश है कलर में, बासमती राइस, टेम्परेट फ्रूट्स यहाँ पे इस सॉइल में उगाए जा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे ग्रो किए जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना करेवास के अगर ऊपर क्वेश्चन आता है कि करेवास कहां मिलते हैं, कश्मीर में मिलते हैं। ठीक है, करेवास कैसी सॉइल होती है? वेल ड्रेन्ड सॉइल है, पोरस इन नेचर है, कोर्सर मटेरियल होता है, सिल्ट होता है, सैंड पेबल्स, और रिच इन ह्यूमस एंड नाइट्रोजन, ब्लैकिश सॉइल होती है। कौन कौन सी हम यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं? बासमती राइस, टेम्परेट फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब यहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं। सैफरन तो है ही, सैफरन मत भूल जाना, सैफरन बिल्कुल मत भूल जाना। और एक बात, कश्मीर में जो सैफरन उगाया जाता है वो एक लोकल वैरायटी है, उसका नाम है जाफरान। ध्यान रखना है, जाफरान, सैफरन, जाफरान एक सैफरन की वैरायटी है जो कि कश्मीर में ग्रो किया जाता है। क्यों ग्रो किया जाता है कश्मीर में? क्योंकि यहाँ पे करेवा फॉर्मेशन होती है, एक सॉइल मिलती है करेवा जिसको बोलते हैं, वो सॉइल सैफरन कल्टीवेशन के लिए एप्रोप्रिएट है। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है ये? माउंटेन स्लोप्स हैव ग्रासलैंड्स कॉल्ड मार्क्स। इस रीजन में जो ये वाला हमारा कश्मीर हिमालयस वाला रीजन है, ठीक है, इसमें जो माउंटेन स्लोप्स है, मैंने बताया सदर्न स्लोप्स तो फ्लोरिश करेंगे, उसमें ग्रासलैंड मिलते हैं। इस रीजन में क्या होते हैं? ग्रासलैंड्स मिलते हैं। इस रीजन में ग्रासलैंड मिलते हैं, इस रीजन में कश्मीर हिमालय वाला जो रीजन है। ठीक है, इसमें ग्रासलैंड जो मिलते हैं हिमालय माउंटेन स्लोप पे मिलते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं? मर्ग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्ग। जैसे कि गुलमर्ग का नाम सुना है आपने, सोनमर्ग है, कश्मीर में घूमने जाते हो ना, वो सब ये ग्रासलैंड्स ही हैं जो कि हिल स्लोप्स, माउंटेन स्लोप्स में मिलते हैं। इस तरीके से माउंटेन स्लोप्स। एक बात ध्यान रखना, जो वेस्टर्न हिमालयाज है उनको बनने के लिए पूरा टाइम मिला था बहुत ज्यादा, तो उनके स्लोप जो ऐसे 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 बहुत जेंटल स्लोप है उनका। ऑन दी अदर ईस्टर्न हिमालयाज में क्या हुआ था, एकदम से सारी फोर्स लग गई थी, तो वहां जो माउंटेन है वो सीधे इस तरीके से खड़े हैं, इस तरीके से खड़े हैं, उनका स्लोप ऐसा है। तो यहां पर अगर आप खड़े होगे तो आपको पहाड़ की चोटी दिख रही होगी यहीं से सीधा, ये ऐसे यहां दिख रही है, जबकि वेस्टर्न हिमालय में यहां से आप देखोगे आपको चोटी कई किलोमीटर दूर दिखेगी। कई किलोमीटर से मतलब 2-3 किलोमीटर, काफी दूर दिखती है। समझ आया? इनका स्लोप जेंटल है वेस्टर्न हिमालय का, इनका इतना जेंटल नहीं है। तो क्या इन जेंटल स्लोप की वजह से सनरेज पूरी पड़ रही है, कंडीशंस पूरी है, वहां पे पानी भी है थोड़ा बहुत, 100 सेंटीमीटर तो है ही ना, तो यहाँ पे ग्रासलैंड डेवलप हो जाते हैं जिनको कि मर्ग्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है गुलमर्ग, सोनमर्ग। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कहां पे, ये तो बात हो गई कश्मीर के रीजन में, इस रीजन में कश्मीर वाले रीजन में जो ग्रासलैंड्स है, लेकिन कुछ ग्रासलैंड इस वाले रीजन में भी मिलते हैं, उत्तराखंड वाले में, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बुग्याल बोलते हैं। सेम सेक्शन में जो ग्रासलैंड कश्मीर वाले रीजन में मिल रहे हैं उनको हम मर्ग बोल रहे हैं, और जो उत्तराखंड वाले रीजन में मिल रही है उनको हम बुग्याल बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये लिखा, सिमिलर ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड बुग्याल इन उत्तराखंड, यूके। अच्छा, यहां पे एक ट्राइब रहती है गुर्जर्स और बकरवाल। ये ट्राइब्स ट्रांसह्यूमनस प्रैक्टिस करती हैं। ट्रांसह्यूमन्स का मतलब होता है कि जब गर्मियां होती हैं तो ये ट्राइब्स जो है वो माउंटेन स्लोप्स पे चले जाते हैं। क्या होता है? ये ट्राइब्स माउंटेन स्लोप्स पे चले जाते हैं रहने के लिए। लेकिन जब सर्दियां होती हैं
बर्फ पड़ती है तो इन्हें नीचे आना पड़ता है यहाँ पर विंटर्स में, फिर जब दोबारा बर्फ पिघल जाएगी फिर दोबारा समर्स में यहाँ पे चले जाएंगे। इन ट्राइब्स की एक खास बात है गुर्जर और बकरवाल्स की कि ये बकरी पालते हैं और उस बकरी का नाम होता है पश्मीना। याद आया, दिमाग की घंटी बजी। कश्मीर में सबसे ज्यादा फेमस क्या है? पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल है ना, पश्मीना वूल से बनती है। वो वूल कहां से आती है? पश्मीना गोट से। और पश्मीना गोट कौन पालते हैं? गुर्जर्स एंड बकरवाल स्लोप्स पे। और ये क्या प्रैक्टिस करते हैं? ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस का मतलब क्या है कि समर्स में वैली में आ जाओ, जब विंटर्स जब बर्फ पिघल जाए तो वैली में आ जाओ, घास वापस विंटर्स में वैली में आ जाओ, जब समर्स आए घास बर्फ पिघल जाए, घास लैंड फिर से आ जाए तो फिर वहां पे आ जाओ, स्लोप पे आ जाओ। समझ गए? समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कुमाऊं हिमालयास। कुमाऊं हिमालयास बिटवीन सतलुज एंड काली, मैप में भी आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, एक है हमारा हिमाचल हिमालयास और एक है हमारा कुमाऊं हिमालयास। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना, अगर कभी मैपिंग में या कोई प्रीलिम्स में या कैसे भी क्वेश्चन आता है उसमें कोई टूरिस्ट प्लेस दिया गया है, टूरिस्ट प्लेस दिया गया है, तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, 99% वो हिमाचल प्रदेश में होगा, फेमस फॉर हिल स्टेशन। जनरली ज्यादातर ऐसे टूरिस्ट प्लेस हिमाचल प्रदेश में ही होते हैं। और अगर कोई पिलग्रिमेज प्लेस आता है तो उसके ज्यादातर चांसेस हैं कि वो उत्तराखंड में होगा। तो कुमाऊं हिमालयास पिलग्रिम सेंटर है और हिमाचल हिमालयास फेमस फॉर हिल स्टेशन। समझ आया? आगे कर रहा है, यहाँ पे रेनफॉल जो होती है 200 सेंटीमीटर तक होती है। चलिए आगे देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। और सेवरल ग्लेशियर्स, यहाँ पे कुछ ग्लेशियर भी मिलते हैं कुमाऊं हिमालयास में। समझ आया? कुमाऊं हिमालयास में कुछ ग्लेशियर्स भी मिलते हैं। ये वाला जो रीजन है, कुमाऊं हिमालयास में कुछ ग्लेशियर्स भी मिलते हैं। कौन कौन से ग्लेशियर मिलते हैं? अरे कॉमन सेंस लगाओ, यमुना नदी, यमुनोत्री, गंगोत्री सब कहां है? उत्तराखंड में ही तो है, इसी रीजन में तो है। समझ आया? समझ आया? हाँ ठीक है। कौन कौन सी? गंगोत्री मिलते हैं इसमें, इस गंगोत्री ग्लेशियर मिलेगा। उसके बाद यमुनोत्री ग्लेशियर भी मिलेगा। पिंडारी, पिंडारी नदी भी यहीं से निकलती है। उसके बाद पंचप्रयाग भी इसी रीजन में है, कुमाऊं हिमालयाज में। बद्रीनाथ भी कुमाऊं हिमालयाज में है और केदारनाथ इज ऑल्सो इन कुमाऊं हिमालयाज ओनली। समझ आया? क्लियर हो गया कुमाऊं हिमालयाज के फीचर? ये आपको बार बार पढ़ने हैं, बार बार आपको रिवाइज करना है, बार बार मैप देखना है, तब याद होंगे, ऐसे नहीं होगा। कंसेप्ट में सारे समझाता हुआ चल रहा हूं, कोई कंसेप्ट नहीं छूटेगा। कंसेप्ट की वजह से कुछ नहीं छूटने वाला। कंसेप्ट की वजह से वीडियो देखो, आपका काम हो जाएगा। फैक्ट्स आपको रखने पड़ेंगे, लेकिन हाँ कंसेप्ट अगर आप ढंग से वीडियो देखोगे, समझोगे, तो आपको फैक्ट्स याद करने में भी आसानी होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेपाल हिमालय बिटवीन काली एंड तीस्ता, अगेन रेफर टू द मैप। लॉन्गेस्ट सेक्शन है हमारा, एक बार दिखा देता हूं आपको, दिख ही रहा है, ये लॉन्गेस्ट सेक्शन है कि नहीं है? 760 किलोमीटर का सेक्शन है नेपाल हिमालयास। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेक्शन है, काली एंड तीस्ता के बीच में 760 किलोमीटर, याद रखना है। काठमांडू वैली इसी रीजन में आती है। काठमांडू वैली इज ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल वैली, ये भी दून वैली ही है, जो कि ग्रेटर और लेसर के बीच में सिचुएटेड है। समझ आ गया? याद रखना है, ये ग्रेटर और लेसर हिमालयास के बीच में काठमांडू वैली है, ये भी एक लॉन्गिट्यूडनल वैली ही है, दून वैली टाइप। लॉन्गिट्यूडनल वैली जो होती है उनको दून के नाम से बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्यों बोला मैंने? अरे ये दो माउंटेन रेंजेस हैं, इनके बीच में ऐसी लंबी लंबी वैली है, इस तरह से लंबाई में होती हैं, इसलिए इनको लॉन्गिट्यूडनल वैली बोलते हैं। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आगे असम हिमालयास। फिर से मैप देखो, ये हमारा असम हिमालयास तीस्ता से दिहंग के बीच में, तीस्ता नदी गोड से और दिहंग के बीच में। समझ आया? यहां पे रेनफॉल जो होती है 200 सेंटीमीटर तक होती है। साथ में यहां पे अगर 200 सेंटीमीटर हैं, आपने पहले पढ़ा होगा कि जब 200 सेंटीमीटर जहां रेनफॉल होती है वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, तो रटने की तो कुछ जरूरत ही नहीं है। अगर किसी हिमालयन रीजन में मैंने आपसे बोला कि 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है,
तो ये तो इम्प्लाइड है, ये तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि वहां पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। इसीलिए जब हम हिमालयास का वो करते हैं कंपैरिजन वेस्टर्न हिमालयास और ईस्टर्न हिमालयास के बारे में, तो वेस्टर्न हिमालयास में सिर्फ एल्पाइन जो पहाड़ों पर पाए जाते हैं पेड़ वैसे पेड़ मिलेंगे, लेकिन ईस्टर्न हिमालयास में एल्पाइन भी मिलेंगे और एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेंगे क्योंकि अब बारिश ज्यादा हो रही है। इंपॉर्टेंट रेंजेस मिश्मी, मिरी, डफला, अबोर, पटकाई बूम रेंजेस। और एक बात ध्यान रखना है, ये जो रेंजेस हैं इनके नाम इन पे रहने वाली ट्राइब्स से लिए गए हैं और वही उन ट्राइब्स की लैंग्वेज भी है जो इनके नाम है। जो ट्राइब मिश्मी बोलती है वो मिश्मी ट्राइब है और जिस माउंटेन पर पाई जाती है उसको नाम मिश्मी दे दिया। जो ट्राइब मिरी बोलती है उस ट्राइब को भी नाम मिरी दिया और जिस माउंटेन पे रहती है उसको भी मिरी बोला गया। ये वाला अभी दिखाता हूं, ये देखिए मिरी, मिश्मी, अबोर, डफला, ये सब रीजन, ये असम हिमालयास का हिस्सा है पूरा, ये मिकिर हिल्स, ये सब पूरा असम हिमालयास का रीजन है, ये है। ठीक है, समझ आया? चलिए पीछे चलते हैं। असम हिमालयास हो गया, क्या बचा यहाँ पे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी होती है यहाँ पर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन याद रखना, असम हिमालयास में शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बोल रहा है ये अर्थक्वेक जोन 5 में आता है। क्यों? मैंने क्या बोला, एकदम से फोर्स लगी थी तो रॉक्स पूरी तरह सेटल नहीं हो पाए। इस रीजन में, जो ईस्टर्न रीजन में, रॉक्स जो वो फ्रैक्चर्ड है। ऊपर से बारिश भी ज्यादा हो रही है तो क्या होता है, अर्थक्वेक प्रोन तो है, लैंडस्लाइड का भी खतरा रहता है इस रीजन में। ठीक है, लैंडस्लाइड ड्यू टू हाई रेनफॉल, ऑब्वियसली बात है रेनफॉल ज्यादा है तो लैंडस्लाइड का खतरा था और ऑब्वियसली रॉक्स यहाँ पे फ्रैक्चर्ड है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आगे पूर्वांचल हिमालयास। पूर्वांचल हिमालयास कहाँ है हमारे? ये वाला जो रीजन है ये पूर्वांचल हिमालयास है। ये देखिए, ये नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ये वाला रीजन जो ये पूर्वांचल हिमालयास है हमारे। ठीक है, ये हमारे पूर्वांचल हिमालयास है, ये हमारा रीजन पूर्वांचल हिमालयास है। कौन कौन से अभी दिखाता हूं मैं आपको। दिहंग से कालादान रिवर के बीच में है ये। कालादान रिवर जो है वो मिजोरम से होते हुए म्यांमार निकल जाती है, ध्यान रखनी है बात। दिहंग रिवर से कालादान के बीच में, मैप को रेफर कीजिएगा, ढूंढिएगा दिहंग रिवर का है, कालादान का, अपने आप समझ जाएंगे। उसके बाद कालादान रिवर गोज टू म्यांमार वाया मिजोरम। रेनफॉल यहाँ भी 200 सेंटीमीटर है। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, नागा हिल्स यहाँ पे हैं और नागा हिल्स का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? सारामती। मणिपुर हिल्स भी यहाँ पे मिलेंगे, मिजो हिल्स भी यहाँ मिलेंगे। मिजो हिल्स का हाईएस्ट पॉइंट ब्लू माउंटेन है। समझ आया? फैक्चुअल है ये। हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक, बता दिया मैंने, फ्रैक्चर रॉक्स है ईस्टर्न हिमालयास में। एंड लैंडस्लाइड्स एंड रॉक फ्रैक्चर, लैंडस्लाइड भी है क्योंकि रेनफॉल ज्यादा है तो लैंडस्लाइड भी हो सकता है। रॉक्स ऑलरेडी फ्रैक्चर है वहां पे, रीजन भी बताया आपको। समझ आ गया? ये हमारा हो गया पूर्वांचल हिमालयास। अब एक चीज यहाँ पे आती है, पूर्वांचल हिमालयास में एक चीज है, क्या है? कैबुलाओ। कैबुल, कुछ लामजाओ बोल रहे हैं हम लोग, तो कैबुल लामहाओ कुछ इसको प्रोनाउंस करते हैं वहां के लोग। ठीक है, तो हम कैबुल लामहाओ ही प्रोनाउंसिएट करेंगे। ये नेशनल पार्क है। इसकी खास बात यह है कि ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये एक आइलैंड है जो फ्लोट कर रहा है। ओनली नेशनल पार्क ओनली नेशनल पार्क इन लोकटक लेक। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन लोकटक लेक। कहां पे है ये? लोकटक लेक में। और लोकटक लेक कहां पर है? मणिपुर में। ये क्वेश्चन नहीं तो 50 बार पूछा गया होगा। ये जो फ्लोटिंग आइलैंड से ग्रासेस के बने होते हैं, इन आइलैंड्स को भी, इन ग्रासेस को भी फुमडिस बोला जाता है। ये घास है जो कि तैर सकती है पानी में, पानी में ही, पानी के ऊपर वाले सरफेस पे उगती है ये। उसके बाद फिर इसमें सेडिमेंटेशन होता है, कुछ कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये आइलैंड टाइप बनती है। लेकिन ये आइलैंड का नीचे बेस नहीं है, पानी के ऊपर तैर ही रहा है। समझ आया? फुमडिस याद रखना है आपको, लोकटक लेक याद रखना है, ये मणिपुर में, ये भी याद रखना है। और ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, कैबुल लामहाओ। शंघाई डियर फाउंड हियर। वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज जो इस नेशनल पार्क की जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज, वो है शंघाई डियर। शंघाई डियर यहां पे पाया जाता है इस नेशनल पार्क में। समझ आया? क्लियर हो गया यहां तक? चलिए अब क्या है, शंघाई डियर के बारे में याद रखना, कहां मिलता है? मणिपुर में, कैबुल लामहाओ नेशनल पार्क में।
अब हम आ जाते हैं, अब एक चीज और पता नहीं आपको मुझे कि हिमालयाज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि हिमालयाज अगर हैं तो उनकी हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंस भी होगी, हिमालयाज की हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंस भी होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी ना। क्या इंपॉर्टेंस है हिमालयाज की हमारे लिए? गैस करो, हिमालयाज की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस जो है, जो आप बचपन से सुनते भी आ रहे होंगे, वो ये है, वो ये है कि जो हिमालयाज हैं, जो हिमालयाज हैं वो हमारे लिए नेचुरल डिफेंस का काम करते हैं। हमारे जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारी कंट्री का, इंडिया का, वो नॉर्दर्न पार्ट के ऊपर पहले हिमालयाज के ऊपर चढ़ो, फिर उसके ऊपर आप लड़ाई करो, तो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी आर्मी के लिए, बहुत मुश्किल काम है। इवन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम वहां पर देख सकें कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा, तो इसलिए विंटर्स में रिट्रीट कर लेते हैं सब। तो ये नेचुरल डिफेंस का काम करता है हिमालयाज हमारे लिए। दूसरा क्या है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्लाइमेट। अगर हिमालयाज ना होते तो जो साइबेरिया में जो कोल्ड विंड चलती है सर्दियों में, वो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट को बर्फ से जमा देती। उनका जो फ्रीजिंग इंपैक्ट है वो हिमालयाज कम करते हैं उसको रोक करके। ठीक है, क्लाइमेट पे इंपैक्ट है। दूसरा क्या है, दूसरा बहुत बड़ी बात यह है कि वाटर, वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्स, पानी मिलता है हमें यहां से। क्या मिलता है? पानी मिलता है। जितनी भी नदियां नॉर्थ इंडिया में हैं उनमें से ज्यादातर हिमालयाज में ओरिजिनेट होती हैं। कहां ओरिजिनेट होती हैं? हिमालयाज में ही ओरिजिनेट होती हैं। और जब वो नदियां हिमालयाज में ओरिजिनेट होती हैं तो पूरे नॉर्थ इंडिया में पानी देती हैं वो। लेकिन लेकिन एक खास बात और है कि वो नदियां पूरे साल पानी देती हैं। सर्दियों में, बरसात में वो बारिश से पानी पानी देती है, गर्मियों में भी पानी देती है। क्यों? क्योंकि बर्फ पिघलती है तो ग्लेशियर्स का पानी होता है, तो वो पूरा साल में पानी देती है। हिमालयाज की रिवर पेरिनिल होती है, ये हम ड्रेनेज वाले पैटर्न में, ड्रेनेज वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्या है हमारा? अगला थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर में भी योगदान है, बहुत ज्यादा नहीं। मिनरल्स भी हिमालयाज से मिलते हैं हमें, सबसे ज्यादा तो नदियां ही लाती हैं। और एक चीज देखो, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो क्या होगा? पानी जब ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें, तो हम बिजली पैदा कर सकते हैं, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एक हो गया हमारा नेचुरल डिफेंस, नेचुरल डिफेंस हो गया, क्लाइमेट हो गया, ठीक है। और क्या था हमारा? वाटर, एग्रीकल्चर, मिनरल्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी डैम्स वगैरह बने हुए सब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किए जा सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए एक चीज और, अब एक चीज और बचती है छोटी सी, जो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। ठीक है, वो ये बचती है कि हमारी जो वेस्टर्न हिमालयाज है और हमारे ईस्टर्न हिमालयाज है, मैंने आपको क्या बताया कि इनके फॉर्मेशन में ही कुछ दिक्कत आ गई थी। वेस्टर्न हिमालयाज को प्रॉपर टाइम मिला प्लेसमेंट के लिए, ईस्टर्न हिमालयाज को उतना टाइम नहीं मिला, एकदम से झटका लगा पीछे से, एकदम से फोर्स ने पुश किया। ठीक है, तो जो सेडिमेंट्स थे वो उतने ज्यादा इकट्ठे, उनको कल्मिनेट होने का, एकोमोडेट होने का टाइम नहीं बच पाया, जो ऑलरेडी वहां पे थे वो ही हो गए, और इसी वजह से उनके स्टीप स्लोप्स हैं। तो हिमालयाज में जो स्लोप्स हैं वो जेंटल हैं, जेंटल स्लोप्स वेस्टर्न हिमालयाज में। ईस्टर्न हिमालयाज में जो स्लोप्स हैं वो स्टीप है, स्टीप स्लोप्स। ये कह सकते हैं इस तरीके से, और ये कह सकते हैं इस तरीके से। इंसान यहां पे खड़ा होगा तो बिल्कुल उसके ऊपर ही चोटी होगी पहाड़ की। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा भी बिल्कुल खड़ी चट्टाने हैं। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है? यहां पे क्या है, यहां पे बारिश कम होती है, जनरली 100 ही मान के चीज चलिए बारिश। और यहां पे ज्यादातर रीजन में 200 के आसपास रेनफॉल होती है, 200 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल हो जाती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, सुनना ध्यान से, जब मॉनसून आता है, यहां से मॉनसून आएगा,
तो क्या होगा, ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारी नोट है, इधर से वेस्टर्न हिमालय आ रहे हैं, इधर से ईस्टर्न हिमालय आ रहे हैं, यहाँ पे पहाड़ नीलगिरी हिल्स है। तो क्या होगा, जो विंड है, मॉनसून विंड से वो बाइफरकेट हो जाती है दो दो उसमें, दो ब्रांचेस में। एक ब्रांच, इसको अरेबियन सी ब्रांच बोलते हैं, ये इधर साथ साथ वेस्टर्न घाट के साथ साथ चलती है, फिर आगे से अंदर जाती है, इसको भी छोड़ देते हैं। एक जो ब्रांच है वो बे ऑफ बंगाल में चलती है, और यहां से जाके इस रीजन में जो हमारा नॉर्थ हिमालय है इसमें जाके एंटर करती है, और यहां पे क्या मॉइस्चर बे ऑफ बंगाल से पिक कर लेती है। तो क्या होगा, यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है, ये भी जा रही है आगे से, लेकिन ये मॉइस्चर यहां पर पहुंचते पहुंचते, हिमालय से पहुंचते पहुंचते मॉइस्चर कम हो जाता है। बताएंगे इसके बारे में आगे। तो ध्यान ये, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे जो बारिश होती है जनरली कम होती है, ईस्टर्न हिमालय में बारिश ज्यादा होती है। अब जब बारिश में ही फर्क है तो वेजिटेशन तो अलग होगा ही। यहाँ पे वेजिटेशन जो है एल्पाइन वेजिटेशन मिलता है, एल्पाइन वेजिटेशन मिलता है, यहाँ पे एल्पाइन भी मिलता है ऊंचाई पे, और जहां बारिश ज्यादा है वहां पे रेन फॉरेस्ट भी मिलते हैं, रेन फॉरेस्ट भी मिलेंगे। समझ आया, ये इतना समझ आया। ये हमारे मेजर डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस क्लियर हो गए आपके, ठीक है। अब देखो, जब यहां पानी भी कम है, यहां पानी ज्यादा है, या वेजिटेशन भी सिर्फ अल्पाइन है, यहां रेन फॉरेस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये अंडरस्टूड सी बात है, यहां पे बायोडाइवर्सिटी कंपैरेटिवली कम होगी, यहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, क्योंकि यहां रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट में हमेशा बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मिलती है। समझ आ गया, क्लियर हो गया। चलिए एक चीज और आपको बता देता हूं मैं, सबसे ऊंचा पीक कौन सा है हमारा, वो है हमारा माउंट एवरेस्ट। उसके बाद हमारे इंडिया में सबसे ऊंचा पीक है वो K2 गोंडविन आस्टिन, और ये कहां पे है, ये है पीओके में। माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में है, नेपाल और सिक्किम बॉर्डर पे है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, नेपाल और सिक्किम बॉर्डर पे है, ये भी आपको याद ही रखना है, ठीक है। तो क्या क्या था, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, इंडिया का K2 गोंडविन आस्टिन है, लेकिन ये पीक जो है हमारा, ये पीक हमारा इंडिया में नहीं है, मतलब इंडिया में ही है, लेकिन ये पीओके में है। कहां पे है, पीओके में। अच्छा, सेकंड हाईएस्ट पीक जो है इंडिया का, कुछ लोग बोलते हैं कि वो ये तो पीओके में है, तो इंडिया में तो है नहीं, तो इंडिया वाला कौन सा है, नहीं ऐसा नहीं बोलना है, ये इंडिया का ही हिस्सा है, पीओके इज पार्ट ऑफ इंडिया। सेकंड हाईएस्ट जो है वो है हमारा कंचनजुंगा, कंचनजुंगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब माउंटेन्स जो है, हिमालय जो है वो पूरा हो चुका है, नॉर्दर्न माउंटेन्स हमारे, ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। इसमें एक चीज बची हुई है, क्या, कि जब कुछ कहीं पे माउंटेन्स होते हैं और इस तरह की रेंजेस होती हैं, तो वहां पे बीच बीच में दर्रे होते हैं, वो दर्रे जो एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ते हैं। मान लीजिए माउंटेन रेंज है, तो जो इधर वाला इंसान है वो उधर कैसे जाएगा, तो क्या होता है, दो माउंटेन्स के बीच में जगह होती है, वहां से चला जाता है वहां जाने के लिए, ऐसे दर्रों को पासेस बोला जाता है। बहुत सारे पासेस हैं नॉर्थ इंडिया में, कुछ साउथ में भी हैं, लेकिन 15-20 के करीब में जो आपको याद रखनी है। तो इन पासेस की मैं लिस्ट दे दूंगा, ठीक है, वो आप याद कर लीजिएगा, उसको आप बार बार रिवाइज कीजिएगा, उसको आप बार बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये भी आता है कि कौन सी पासेज जो नॉर्थ में है और कौन सी पासेज जो है जो साउथ में है, तो इसलिए आपको उस पर बहुत थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, समझ आया। तो इस वीडियो में सिंटेक्सल बेल्ट हमारा कवर हो गया, सिंटेक्सल बेल्ट के बाद हमारा क्या कवर हुआ, ट्रांस हिमालयस कवर हो गया, माउंटेन की तीनों रेंजेस कवर हो गई हमारी, माउंटेन की तीनों रेंजेस कवर हो गई। उसके बाद रीजनल डिवीजन भी हमारा कवर हो गया इस रीजन में, इस वीडियो में रीजनल डिवीजन भी कवर हो गया, कश्मीर हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस, नेपाल, असम हो गया ना, और पूर्वांचल हिल्स हो गया ना। पूर्वांचल हिल्स जो है वो ईस्टर्न फ्लैंक है हिमालयस का, ये वाला ईस्टर्न फ्लैंक है,
ये इंडिया में इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ये पाकिस्तान में है इसलिए हम इसको नहीं पढ़ रहे ज्यादा। यहाँ पे इंदस रिवर है और नंगा पर्वत है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है और नामचा बारवा है। ये इंपॉर्टेंट बार बार बता चुका हूँ, 10 बार अब तक बता चुका हूँ, ये बात में याद रहेगा। तो ये रीजनल डिवीजन हो गया। डिफरेंस क्या है ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालय में, वो भी हमने पढ़ लिया, याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये तीन जो सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, ये भी मैंने बता दिया। इंडिया का गोंडवी राष्ट्रीय है, सेकंड नंबर पे कंचनजंगा है। इंडिया यहां पे लिख देते हैं, इंडिया 1 2, ठीक है। तो एक क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। क्लास आपको ध्यान से देखनी है, कल से हम प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। जो फिजियोग्राफी डिवीजन है, पहला हमारा माउंटेन्स था। माउंटेन्स में जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है उसमें हिमालयास है, हिमालयास का ओरिजिन भी हो गया एक क्लास में। इस क्लास में डिवीजन भी क्लियर हो गया, उससे रिलेटेड जितने फैक्ट्स थे डिवीजन से रिलेटेड, हिमालय से रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ जो बच्चे वो धीरे धीरे बताते चलेंगे हम, जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा। अभी भी ऐसे फैक्ट्स बहुत आने वाले जो हिमालय से रिलेटेड है, लेकिन आगे आएंगे। जैसे मैंने आपको आइलैंड वाला बताया था, अंडमान निकोबार वाला, है ना, इस तरीके के फैक्ट्स मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो आपको वीडियो बहुत ध्यान से चलनी है। अगला प्लेन्स की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है फिजियोग्राफी डिवीजन में। उसके बाद फिर हम देखेंगे प्लेट्यूज करेंगे हम, ठीक है। तो वीडियोस आपको ध्यान से देखनी, घर पे रिवाइज जरूर करना है। और रिवीजन में भी ज्यादा जो फोकस आपका रहना चाहिए, वो आपका फोकस मैथ्स पे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कंटेंट पे नहीं रहना चाहिए, मैप्स पे बार बार आपको दिन में 1-2 बार मैप्स, आपको जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका मैप आपको तुरंत उठाकर देखना है, वरना क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात को। तो ठीक है, ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कब मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा। थैंक यू।